नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इमिटेटिव सेंटर का उद्घाटन किया गया। बीदर में रमजान का आगाज, रुयते हिलाल समिति ने की घोषणा। सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में आज कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इमिटेटिव सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र में दिमाग से संबंधित रोग का इलाज किया जाएगा। इस केंद्र में एक न्यूरो डॉक्टर उपलब्ध रहकर मरीजों को सेवा देंगे। इस मौके पर डॉक्टर महेश बिरादर ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र से संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर दीपक खंड्रे, बसवराज अर्थमी, इमोनवेल कोडेकर, सुद्धा चंद्रा सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। ಈ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ NHM ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನ್ಯೂರೋ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಕೌನ್ಸಿಲರು, ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟು 4-5 ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿ ಯಾವುದೇ ನರರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಲಕ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ರೋಗಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ, ಅವರ ಸಲಹೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂರೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ रमजान के माह का आज से आगाज हुआ। आज शाम लगभग 6:40 पर रुयते हिलाल कमेटी बीदर ने यह घोषणा की कि आज रात पहली सहरी और कल रमजान माह का पहला रोजा होगा। आज शाम से ही लोगों में चांद को देखने की बेचैनी लगी हुई थी, जिससे के चलते आज शाम होते ही सभी चांद के इंतजार में थे। बीदर शहर के मुख्य ईदगाही में रुयते हिलाल कमेटी द्वारा चांद देखने के लिए समिति के सभी सदस्य और पत्रकार आदि मौजूद थे। हल्के आसमान साफ होने के बावजूद चांद नजर नहीं आया, लेकिन आज के सूत्रों से जानकारी के बाद समिति ने रमजान के आगाज की घोषणा की। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष मोहम्मद जवाद मुबाशिर अली, कार्यदर्शी मोहम्मद निसार अहमद, उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल गनी, बीदर वक्फ बोर्ड के उपाध्यक्ष सैयद सरफराज हाशमी, मिर्जा साफी बेग ने मीडिया से बात की। इस अवसर पर बीदर जिला वक्फ अधिकारी मोहम्मद शाइजान सहित अन्य उपस्थित थे। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ईदगाह कमेटी की तरफ से और मैं पर्सनली आप लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे रुयते लाल कमेटी का बैठे थे जिसमें चांद देखने के लिए, बट बिदर में चांद नहीं दिखा, तो हम राब्ता करें हैदराबाद और यादगीर, वहाँ पे चांद दिखा है। रुयते लाल कमेटी की तरफ से कंफर्मेशन आने के बाद हम भी ये ऐलान करते हैं कि कल 12 मार्च फर्स्ट रमज़ान रहेगा और इंशाल्लाह से तरावे रहेंगे और जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज रुयते हिलाल कमेटी की एक मीटिंग ईदगाह मस्जिद के ऊपर बुलाई गई थी, लेकिन ईदगाह बीदर में चांद नज़र नहीं आया। लेकिन यादगीर से इत्तला मिली कि वहाँ पे रुयते हिलाल कमेटी वालों ने चांद को देखा, उसकी तस्दीक की। हैदराबाद की रुयते हिलाल कमेटी की तरफ से तस्दीक आई कि वहाँ पे भी चांद दिखा है। लिहाजा मैं आप लोगों को अपनी तरफ से और ईदगाह कमेटी की जानिब से रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ कल यानी 12 मार्च 2024 को एकम रमज़ान होगा। कल पहली सहर हो गया और इंशाल्लाह आज पहली तरावी हो गई। और अपनी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान की। और साथ ही साथ आप लोगों से ये दुआ करने को कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह रमज़ान के महीने में
हमारी इबादतों को, रोज़ों को, ज़कात को, खैरात को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहरियान बिदर से तमाम उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों को, शहरियान बिदर बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी जाती है। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की शहादतें बरकतें नवाजे। अल्लाह ताला इन तमाम रोज़ों, हमारे रोज़ों को, ज़कात को, सदक़े को, जो भी हम आगे जो भी अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। मैं तमाम उम्मत को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ईदगाह कमेटी की जानिब से यहाँ मदू किया गया था और सब हजरात इत्तला मिली कि हैदराबाद रुयत हिलाल कमेटी वालों ने ऐलान कर दिया है और बचशमदीद बाज़ लोगों ने चाँद देखा है। जैसे यादगीर का ज़िक्र आया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ तमाम अहबाब को। अल्लाह ताला ये रमज़ान हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। हम सब के लिए अल्लाह ताला इस माह मुबारक की तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे लिए और पूरे मुल्क के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए निहायत ही मसरत और ख़ुशी की बात है कि माह सियाम, माह रमज़ान की आमद है और अल्हम्दुलिल्लाह आज से नमाज तरावी का भी आगाज़ है और बहुत सारे मसाजिद में रमज़ान के सिलसिले में तैयारियाँ भी हो चुके हैं। हुफ़ाज़ इकराम भी तरावी के लिए खिदमत के लिए तैयार हैं और आज रमज़ान का चाँद बिदर में नज़र नहीं आया, लेकिन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नज़र आया। उनकी गवाही और उनकी शहादत की बुनियाद पर यहाँ पर ईदगाह कमेटी के ज़िम्मेदारों ने और बहुत सारे वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार यहाँ पर जमा हुए और सब मिलकर के जो है चाँद की तलाश में बैठे, लेकिन शहर में चाँद नज़र नहीं आया। लेकिन अतराफ़ अकना में चाँद के नज़र आने की वजह से इंशाअल्लाह कल से रोज़े का इफ्तिताह भी अमल में आएगा। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने औक़ात को इबादतों में, अल्लाह की नमाज़ों में, इबादतों में और कुरान की तिलावत में, ज़िक्र व अस्कार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम शहरियान को और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईद की, रमज़ान की मुबारकबाद और तमाम हाज़रीन जो यहाँ रुयत हिलाल कमेटी की तरफ से और तमाम शहर के मोतबर लोग आए थे, उनको मरकज़ी सुन्नी ईदगाह कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और ख़ासकर सहाफ़ियों का, जिनके ज़रिए से ये इत्तला जो है तमाम कोनों तक पहुँच गई। तो जो सहाफ़ी न्यूज़पेपर वाले हैं या चैनल वाले हैं, मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ईदगाह की मस्जिद में तमाम मौजूद शहरियान बिदर और ईदगाह की मरकज़ी कमेटी के तमाम अराकीन मौजूद थे और रुयत हिलाल कमेटी के भी अराकीन मौजूद थे और इन सब की मौजूदगी में आज रुयत हिलाल कमेटी की ज़िम्मेदारी के साथ साथ मौजूद शहरियान बिदर जो मौजूद यहाँ पे थे, इन लोगों की तरफ से आज चाँद की तस्दीक कर दी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम शहरियान बिदर और हिंदुस्तान आलम इस्लाम के मुसलमानों को रमज़ान के चाँद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो लोग यहाँ पे आए इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तमाम मुसलमानों के और दुनिया के तमाम मसाइल को अल्लाह आसान करे। हमारी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जनता दल सेक्युलर सुप्रीमो एच डी देवेगौड़ा की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी के अस्तित्व के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री के पिछले बयान पर कटाक्ष करते हुए सिद्धरामैया ने पूछा कि क्या वह भूल गए हैं कि उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वह देश छोड़ देंगे।
कंगेरी में शिक्षकों की धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए कर्नाटका के सीएम ने कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने अब बीजेपी से हाथ मिला लिया है। देवेगौड़ा अब नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि उनका और नरेंद्र मोदी का अटूट रिश्ता है। मुझे आश्चर्य है कि उनकी ऐसी हालत क्यों हो गई। उन्हीं देवेगौड़ा ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो वह चले जाएंगे देश, लेकिन अब वह प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार वे दोहरी नीति का पालन कर रहे हैं। सीएम ने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किसी देश का पूर्व प्रधानमंत्री ऐसा कहेगा। याद दिलाते हुए कि देवेगौड़ा ने एक बार कहा था कि वह अगले जन्म में मुस्लिम के रूप में पैदा होना चाहते हैं और हमेशा भाजपा के खिलाफ रहे हैं। अब उन्होंने अपनी पार्टी के अस्तित्व के लिए खुद को भाजपा के साथ जोड़ लिया है। आज देश की जनता आपकी तरह बुद्धिमान है। देश की जनता उनके बयानों की जांच और तुलना कर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देवेगौड़ा राजनीतिक तौर पर क्या फैसला लेते हैं। अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए वह सोचते हैं कि लोगों को आंखें मूंद लेनी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक आने और पार्टियों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ तीखे हमले करने के बीच सोमवार को कर्नाटक कांग्रेस के नेता जीएस मंजुनाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने का आरोप लगा। मंजुनाथ के कथित अपमान पर टिप्पणी करते हुए कर्नाटक भाजपा ने कहा कि हालांकि पीएम मोदी 140 करोड़ भारतीयों के गौरवशाली प्रधानमंत्री हैं और दुनिया भर में उनकी प्रशंसा की जाती है, लेकिन उनका अपमान करना कांग्रेस का अनुष्ठान बन गया है। कांग्रेस नेताओं में राज्य के मुख्यमंत्री से सवाल करने की हिम्मत नहीं है। भले ही राज्य सूखे के कारण संकट में है, कावेरी का पानी तमिलनाडु को छोड़ा जा रहा है और कीमतें बढ़ाकर कन्नड़ लोगों की जेब काटी जा रही है। यह घटना महिला दिवस के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती की घोषणा के कुछ दिनों बाद हुई है। कीमत में कटौती की घोषणा करते हुए मोदी ने कहा था, इससे देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा, विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को लाभ होगा। पीएम ने कहा, खाना पकाने की गैस को और अधिक किफायती बनाकर हमारा उद्देश्य परिवारों की भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಾಲಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಾಲಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಾಲಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार बेंगलुरु के लोगों को पानी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि बारिश के देवता ने इस बार लोगों पर कृपा नहीं की है, क्योंकि राज्य के 200 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, जबकि बेंगलुरु में 14,000 में से 7,000 से अधिक बोरवेल सूख गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बेंगलुरु में पानी के टैंकरों की पहचान कर ली है। कम से कम 1,500 पानी के टैंकरों को अधिसूचित किया गया है, जो पहली बार बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी उद्योगों और निर्माण गतिविधियों के लिए भी पानी उपलब्ध कराएगी। हम नहीं चाहते कि निर्माण गतिविधियां बाधित हो। पानी की कीमतों और आपूर्ति पर एक बड़ा घोटाला और माफिया था, हमने उन पर रोक लगा दी है और उन्हें नियंत्रण में ले लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाना चाहती है, जबकि सब कुछ नियंत्रण में है। भाजपा हर समय राजनीति करना चाहती है। हमने पानी के टैंकरों को पंजीकरण के लिए पर्याप्त समय दिया है और समय सीमा भी बढ़ा दी है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने अपनी टिप्पणी से एक नया विवाद खड़ा कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 400 से अधिक सीटें मिलने से भारतीय संविधान में बदलाव को बढ़ावा मिलेगा। शनिवार 9 मार्च को हावेरी जिले के सिद्धापुरा के एक गांव हलगेरी में बोलते हुए अनंत कुमार ने 400 सीटों की संख्यात्मक सीमा प्राप्त करने के महत्व के बारे में बात की और बताया कि जहां भाजपा को लोकसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त है, वहीं प्रभुत्व भी है राज्यसभा और विभिन्न राज्य सरकारों में इसका अभाव है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि हमें इस बार 400 से अधिक सीटें सुरक्षित करने की जरूरत है। 400 क्यों? वर्तमान में हमारे पास लोकसभा में 2/3 बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास इसकी कमी है। जहां हमारा बहुमत कम है, इसके अतिरिक्त हमारे पास राज्य सरकारों में आवश्यक बहुमत का अभाव है। सांसद ने आगे कहा कि संविधान में महत्वपूर्ण बदलावों को लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों और राज्य सरकारों में पर्याप्त बहुमत हासिल करना आवश्यक है। अगर हमें संविधान में संशोधन करना है, जैसा कि कांग्रेस ने किया था, संविधान के मूल सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है और ऐसे प्रावधानों और कानूनों को पेश करना है जो हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, तो यह बहुमत पर्याप्त नहीं होगा। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड में रामेश्वर कैफे में आईईडी बम लगाने वाले संदिग्ध की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने कहा कि जांचकर्ता पहचान की पुष्टि कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संदिग्ध हमलावर का पीछा कर रही टीमें उसके करीब पहुंच रही है। सोमवार को बेंगलुरु के सदाशिव नगर में अपने आवास के पास पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, टीमों को विस्फोट के पीछे के व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छे सुराग मिले हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और शहर की केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी संयुक्त रूप से सुराग का पीछा कर रही है। संदिग्ध के पीछे की निशानदेही मामले की जांच कर रही टीमों को तुमकुरू और बल्लारी, फिर उत्तरी कर्नाटक के कलबुर्गी तक ले गई। एनआईए ने विस्फोट वाले दिन बल्लारी बस स्टैंड पर हमलावर की कई तस्वीरें और 2 वीडियो जारी की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि वह आगामी लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगी। सोमवार को कीडू में आईसीएआर सीपीसीआरआई अनुसंधान केंद्र में आयोजित किसानों की बैठक से इधर बोलते हुए उन्होंने कहा, राजनीति में नाराजगी आम है। उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र से टिकट चाहते हैं जहां जीत पक्की हो। इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, हम सभी प्रतिबद्ध हैं और पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के फैसले का पालन करेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी जाएगी। कर्नाटक भाजपा नेताओं ने राज्य कांग्रेस पर आगामी लोकसभा चुनाव में अपने गठबंधन के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए कावेरी जल छोड़ने पर तमिलनाडु सरकार के साथ समायोजना की राजनीति करने का आरोप लगाया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि जब कर्नाटक गंभीर सूखे का सामना कर रहा है और लोगों को पानी मिलने में कठिनाई हो रही है, तो राज्य की कांग्रेस सरकार कावेरी नदी से हजारों क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ रही है। बेंगलुरु गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहा है। हालांकि सरकार लगातार तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ रही है। यह बहुत शर्म की बात है कि उन्होंने तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता कर लिया है, क्योंकि वे आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन में हैं। मेकेदाटू जलाशय परियोजना पर बोलते हुए अशोक ने कहा कि जब वे विपक्ष में थे तो कांग्रेस ने इस परियोजना को लागू करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। अब जब वे सत्ता में हैं तो उन्होंने अपने बजट में कोई अनुदान आवंटित नहीं किया है, बल्कि केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अगर वे वास्तव में चिंतित हैं तो उन्होंने परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा की होती। वे बेंगलुरु की प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने संकट में फंसे किसानों को मुआवजा देने के लिए भी सरकार की आलोचना की। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इमिटेटिव सेंटर का उद्घाटन किया गया। बीदर में रमजान का आगाज, रुयते हिलाल समिति ने की घोषणा। न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।